हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम सिर्फ जय विकास का रिवीजन करेंगे। वली हम इसका रैप एग्ज़ाम के लिए यूपीपीएससी जीएससी का जो हमारा 14 तारीख को एग्ज़ाम है उसी को देखते हुए तो हमें सिर्फ रिवीजन करना है वो। अदरवाइज़ हमें कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। ये पीएससी और एनसीईआरटी का डीप नोट्स है और इसमें हम वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। ओके, अदरवाइज़ हम कुछ पढ़ने वाले हैं तो सिर्फ वही जो एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है जैव विकास का अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो जैव विकास का अर्थ होता है समय के साथ जीवों की आनुवंशिक संरचना में होने वाला क्रमिक परिवर्तन। जब शब्द यानी कि ये जो शब्द है इवोलोवरा से बना है, इसका अर्थ होता है उड़ना या फिर प्रकट होना। ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे अपरिवर्तन बनाम परिवर्तन। यानी प्राचीन काल में माना जाता था कि जीव अपरिवर्तनीय है, यानी थियरी ऑफ स्पीसीज क्रिएशन। लेकिन आनुवंशिक यानी कि आधुनिक विज्ञान इसे खारिज करता है। क्रमिक विकास यानी सरल जीवों में जटिल जीवों की उत्पत्ति की प्रक्रिया ही जैव विकास होता है। जैव विकास के सिद्धांत क्या होते हैं? थियरी ऑफ इवोल्यूशनरी यानी कि थियरी ऑफ इवोल्यूशन। तो जैव विकास को समझने के लिए मुख्य रूप से हम 4 सिद्धांत को मानते हैं। पहला है लैमार्किज्म। पहला क्या है? वो लैमार्किज्म है। लैमार्कवाइज्म कहते हैं कि अपरजीव लक्षणों को वंशगति सिद्धांत, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा जाता है, जिसमें जीन बैटिस्टा लैमार्क ने 1809 में अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक से प्रस्तुत किया। नए अंगों का विकास कहें तो वातावरण में परिवर्तन के कारण जीवों को नई आवश्यकताओं का अनुभव करता है, जिससे नए अंगों का जन्म होता है। लेमार्क कहते हैं कि अगर नए अंगों का विकास हो रहा है तो वो भी लेमार्क की ही के अनुभव की बात कर रहा है कि जो वातावरण में परिवर्तन के कारण जीवों में नई आवश्यकताओं का अनुभव होता है, उसे नए अंगों का जन्म होता है। अंगों का उपयोग कहते हैं तो अंगों का उपयोग अनुप्रयोग का भी बात लेमार्क ने ही कहा था कि जिस अंगों का अधिक प्रयोग होगा वो विकसित होगा, और जैसे कि जिराफ की गर्दन का प्रयोग बताया था, और जिसका प्रयोग कम होगा वो विलुप्त हो जाएगा। तीसरा उन्होंने बताया था वंशगति। ये परिवर्तन अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। नेक्स्ट है आलोचना। इसकी यानी कि लेमार्क की बातों को आलोचक कौन थे? तो अगस्त अजमैन इसके बारे में पूछा जाता है। अगस्त विजमैन के बारे में इन्होंने जर्मप्लास्ट सिद्धांत दिया था और इन्होंने इसका खंडन किया कि केवल ही वही लक्षण वंशगत होते हैं जो जर्म सेल से होते हैं। अब बात करते हैं हम डार्विनिज़म्स के बारे में। डार्विनिज़म्स की बात करें तो चार्ल्स डार्विन 1859 में अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। संतानोत्पत्ति की प्राचुर क्षमता। प्रत्येक जीव में वंश वृद्धि की अपार क्षमता होती है, जैसे स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस, संसाधन, भोजन व आवास कमी के कारण जीवों में अंतरजातीय और अंतराजातीय संघर्ष होता है। वेरिएशन क्या होती है? जब कोई दो जीव समान नहीं होते, उपयोगी भिन्नताएं जीवित रहने में मदद करती हैं। इन्होंने वेरिएशन बताया, इन्होंने स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस बताया, संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता बताया, फिर उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता बताया। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में पूछता है ना, 1 2 3 बनाने के स्टेटमेंट्स के बारे में पूछता है, तो ये बातें लिखी रहती हैं। जो जीव वातावरण में अनुकूल होते हैं वही जीवित रहते हैं। प्राकृतिक चयन बताया। तो प्राकृतिक चयन के बारे में बात करें तो उन्होंने 5वां पॉइंट प्राकृतिक चयन, उन्होंने प्रकृति केवल सर्वोत्तम लक्षणों वाले जीवों के ही चयन करती है, उन्होंने बताया। अब बात करते हैं म्यूटेशन थियरी। म्यूटेशन थियरी हुगो डी ब्रिज 1901 में ओएंथेरा लेमर्कियाना यानी इवनिंग प्राइमरेज का प्रयोग कर सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि क्रमिक यानी कि विकास क्रमिक नहीं बल्कि अचानक होने वाले परिवर्तनों का कारण है। म्यूटेशन में बताया गया था। म्यूटेशन थियरी हुगो डी ब्रिज के द्वारा 1901 में ओएंथेरा लेमर्कियाना में। इसमें अचानक परिवर्तन का उत्परिवर्तन कहा जाता है, यानी कि जो अचानक परिवर्तन हो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। डार्विन उन्हें भिन्नताएं कह रहे थे। डी ब्रिज के अनुसार ये वास्तव में उत्परिवर्तन थे। थर्ड है आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी मॉडर्न सिंथेटिक थियरी। यह वर्तमान में सबसे सामान्य सिद्धांत है। इसमें स्टेबिंस, डोबाजस्की और मेयर जैसे वैज्ञानिकों ने इसको बताया था। आप एक बार याद रखना, यहाँ पे पूछेगा कि किसने दिया था मॉडर्न सिंथेटिक थियरी, तो याद रखना स्टेबिंस, डोबाजस्किन और मेयर ने। तो इसमें कुछ डोबाजास्की और मेयर के नाम आते हैं। स्टेबिंस, डोबाजास्की और मेयर का नाम आता है, तो इन तीनों में से कोई एक नाम आएगा तो वो सही हो जाएगा।
यह डार्विनवाद और आनुवंशिक यानी जेनेटिक का मिश्रण है। ये सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, तो इसमें 5 बारे में बताया था। पहला बताया था उन्होंने जीन म्यूटेशन, डीएनए की संरचना में परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन, संख्या और संरचना में बदलाव, आनुवंशिक पुनर्संयोजन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, लैंगिक जनन के दौरान एलील्स का नया संयोजन। चौथा बताया था प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, लाभदायक जो एलील्स की आवृत्ति का बढ़ना। और पांचवा उन्होंने बताया था आइसोलेशन, भौगोलिक जननिक बाधाएं, 2 समूहों का आपस में प्रजनन करना। अब हम जैव विकास के प्रमाण पढ़ते हैं, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन जो एनसीईआरटी के पॉइंट है। तो परीक्षा की दृष्टि में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ना तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट दिए रहते हैं, जैसे कि समजात होमोलॉगस ऑर्गेन जिनकी मूल संरचना और उत्पत्ति समान हो लेकिन विभिन्न कार्य भिन्न हो, जैसे वेल के फ्लिपर्स, चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ, अपसारी यानी डाइवर्जेंट ओवोल्यूशन होते हैं। समवृत्त अंग यानी कि समवृत्त अंग, एनालॉगस ऑर्गेन जिनके कार्य समान हो लेकिन उत्पत्ति भिन्न हो, उदाहरण तितली और पक्षी के पंख। अभिसारी जैसे कोवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। अवशेषी अंग क्या होते हैं, वेस्टिंजियल अंग, शरीर में उपस्थिति वे अंग होते हैं, यानी शरीर में उपस्थिति वे अंग जिनका आप कोई कार्य नहीं है, जैसे कृमि रोग, अपेंडिक्स और आक्लदाड़, ये तीनों हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं एग्जाम के लिए। हॉडी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, p² + 2pq + 2q² = 1 होता है। यह सिद्धांत बताता है कि विकासवादी कारक जैसे उत्परिवर्तन, चयन अनुपस्थित हो, एलील आवृत्ति स्थिर हो। एडॉप्टिव रेडिएशन, गोलापोस जो द्वीप है उसमें फिंच सबसे कठिन सटीकता के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड जीवन की उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। ये कहता है कि जैव विकास का सबसे प्रारंभिक और बुनियादी चरण है, ठीक है, सबसे बुनियादी चरण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी का निर्माण और रासायनिक विकास के अंतर्गत पढ़ा जाता है इसमें। तो ये हमारा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ओके, पहला हमारा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। बिग बैंग थियरी, महाविस्फोटन थियरी, लेमैत्रे द्वारा प्रतिपादित लगभग 20 से 2000 करोड़ वर्ष यानी 20 मिलियन से पूर्व एक विशाल विस्फोट हुआ जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। पृथ्वी की आयु क्या थी, पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 बिलियन वाला वर्ष माना जाता है। प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक, प्रारंभिक पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था, सतह पिघले हुए द्रव्य मोल्टेन मॉस में ढकी हुई थी। इसमें मुख्य रूप से जलवाष्प H2O, मीथेन CS4, अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 थी। अपचायक वातावरण, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, प्रारंभिक वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन O2 अनुपस्थित थी, इसलिए इसे अपचायक वातावरण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी आधुनिक सिद्धांतों से पहले, जैसे कि थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी कि स्वतः जनन का सिद्धांत। अरस्तु जैसे विचारकों का मानना था कि जीवन निर्जीव वस्तुएं जैसे कीचड़, सड़ी घास में अपने आप पैदा होता है। खंड लुईस पॉस्चर बताते हैं कि लुईस पॉस्चर ने अपने हंस जैसी गर्दन वाले फ्लास्क, स्वान नेक फ्लास्क प्रयोग से सिद्ध किया कि जीवन केवल पूर्व स्थित जीवन से ही आता है, जैसे बायोजेनेसिस शब्द किसने दिया था, एक बार आप बताओ कमेंट में किसने दिया था। इजी है बायोजेनेसिस। पैनमेरिसिया सिद्धांत वैज्ञानिकों का मानना था कि जीवन स्पोर्स के रूप में अन्य ग्रहों में पृथ्वी पर आया है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है आधुनिक सिद्धांत, ऑपरेन हेल्डेन परिकल्पना, यानी ऑपरेन हेल्डेन थ्योरी बताता है कि इससे जीवन की रासायनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। रूस के AI ऑपरेन और इंग्लैंड के JVS ब्लैडन ने इसे प्रस्तावित किया। मूल मंत्र क्या है, जीवन की उत्पत्ति अजैविक कार्बनिक अणु जिसमें RNA प्रोटीन से हुई है, पहले DNA नहीं था, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है और जो आपका RNA है वो प्रथम कोशिका है। प्रक्रिया क्या है, सरल अकार्बनिक होती है, कार्बनिक सरल कार्बनिक यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्रथम कोशिका है। अब हम बात करते हैं मिलर और यूरो का प्रयोग। 1953 ऐसे पूछता है किसने क्या किया था, तो याद रखना
मिलर का प्रयोग यह है ऑपरेन हिल्डन परिकल्पना का प्रयोगात्मक प्रमाण था। स्टैनली मिलर और हेरोल्ड यूरो ने प्रयोगशाला में आदिम पृथ्वी जैसी स्थितियां बनाई। इसमें गैसों का मिश्रण यानी उन्होंने फ्लास्क में CH4 NH3 H2 और जल वाष्प H2O 2:1:2 के अनुपात में लिया। ऊर्जा स्रोत बादलों की बिजली को दर्शाने के लिए टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स से इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज किया। तापमान लगभग 800 सेल्सियस थी। परिणाम क्या था? कुछ दिनों बाद जिन्हें अमीनो एसिड ग्लाइसिन एलिलीन और स्पर्मिक एसिड प्राप्त हुआ। निष्कर्ष क्या हुआ? यह साबित हुआ कि निर्जीव पदार्थों में जीवन के आधारभूत अणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोबियोंट। प्रोबियोंट क्या है? जटिल कार्बनिक अणुओं में समूह यानी प्रोबियोंट बनाए जाने जो प्रजनन नहीं कर सकते लेकिन अपना आंतरिक वातावरण बनाए रखते थे, जैसे कोसर्वेट क्या होता है? ऑपरिन के अनुसार कोलाइडल कण थे जिससे मेटाबॉलिज्म जैसी क्रियाएं देखी गई। माइक्रोस्फीयर सिडनी फॉक्स के अनुसार प्रोटीनाइड्स से बने थे। RNA वर्ड्स माना जाता है। DNA से पहले RNA आनुवंशिक पदार्थ था क्योंकि यह सूचना संग्रह उत्प्रेरक क्रिस्टल का कार्य दोनों करता था। विकास का क्रम अगर हम देखें तो आणविक अणु जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था, है ना। सरल कार्बनिक अणु शर्करा अमीनो एसिड वसा अम्ल। जटिल कार्बनिक अणु पॉलीसेकेराइड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड। प्रीबोएंट्स कोआसर्वेट्स प्रथम जीव एनारोबिक और हेटेरोट्रॉफिक थे। पोषण जो था पोषण में केमो ऑटोट्रॉफी जो रसायन में ऊर्जा बनाते थे। फोटो ऑटोट्रॉफी जिनमें ऑक्सीजन मुक्त जिससे वातावरण अपचय ऑक्सीडाइजेशन हो गया। अगर हम कुछ पॉइंट्स देखें तो हॉट डाइल्यूट सॉल्ट JB हेल्डन के आदिम समुद्री के लिए जल तप्त तनुसुप्त कहा जाता है क्योंकि कार्बन अणु तैयार थे। ऑक्सीजन क्रांति ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। साइनोबैक्टीरिया के आने के बाद मुक्त ऑक्सीजन की मीथेन और अमोनिया को नष्ट कर दिया और ओजोन परत का निर्माण किया। प्रथम आनुवंशिक क्या था? RNA को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा उत्परिवर्तन के बारे में है। म्यूटेशन DNA के अनुक्रम सीक्वेंस होने पर अचानक वंशागत हेरिटेबल उत्परिवर्तन का म्यूटेशन कहते हैं। हुगो डी ब्रिज ने 1901 में ओएंथेरा लैमार्कियाना प्रेमिस जो आपका साम की प्रेमिस है उस पर प्रयोग किया था। इसके म्यूटेशन के टाइप्स क्या होते हैं? म्यूटेशन के टाइप्स थे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। यह गुणसूत्रों की संरचना और संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। संरचनात्मक परिवर्तन विलोपन डिलेशन डुप्लीकेशन और इन्वर्जन ट्रांसलोकेशन। संख्यात्मक परिवर्तन यूपोलाइडी जिसमें डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बनता है। जीन म्यूटेशन पॉइंटेड म्यूटेशन जब डीएनए के केवल एक नाइट्रोजन क्षार बेस पेयर में परिवर्तन होता है तो उसे बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए सिकल सेल एनीमिया इसमें होमोग्लोबिन की बीटा चेन में छठे स्थान पर ग्लूटामिन एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है ना। और उत्परिवर्तनवाद यानी कि इसमें हम उत्परिवर्तन म्यूटेजेंस की बात करें, वे भौतिक रासायनिक कारक जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं वो उसका जो उत्परिवर्तन कहलाता है। भौतिक कारक एक्स किरणें, गामा किरणें और यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें। रासायनिक कारक मस्टर्ड गैस, नाइट्रस एसिड और एथिल मीथेन सल्फेट्स। जैव विकास के लिए महत्व विभिन्नता का स्रोत। उत्परिवर्तन नई एलील्स को जन्म देता है जिससे संख्याओं में भिन्नता आती है। कच्चा माल यह प्राकृतिक चयन के लिए आवश्यक कच्चा माल प्रदान करता है। अनुकूलन कुछ उत्परिवर्तन जीवों को बदलते पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करता है। स्पेसिएशन बड़े और महत्वपूर्ण उत्परिवर्तन कई प्रजातियों के निर्माण का कारण बन सकते हैं। डी विरिच के सिद्धांत क्या थे? उन्होंने डिसकंटिन्यूअस और दिशाहीन होते हैं यानी कि उत्परिवर्तन असतत और दिशाहीन होते हैं। डार्विन की छोटी भिन्नता के विपरीत उत्परिवर्तन अचानक होते हैं। विकास की क्रमिक प्रक्रिया नहीं बल्कि छलांग यानी सॉल्टेशन के रूप में होता है। सॉल्टेशन एक चरण में होने वाला बड़ा सिंगल उत्परिवर्तन यानी सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन।
सोमैटिक जर्मिनेशन की बात करें तो कई कोशिकाएं सोमैटिक सेल में होने वाले उत्परिवर्तन वंशागत नहीं होते, केवल जनन कोशिकाएं जर्म सेल के उत्परिवर्तन अगली पीढ़ी में जाते हैं। फ्रेम म्यूटेशन, जब डीएनए में एक या एक से अधिक क्षार जुड़ जाते हैं और निकल जाते हैं तो उसे पूरा रीडिंग फ्रेम कहा जाता है। साइलेंट म्यूटेशन, ऐसा उत्परिवर्तन जिसमें प्रोटीन अमीनो एसिड क्रम में कोई बदलाव नहीं होता है। लैमार्किज्म, अपरजीव लक्षणों की वंशागति, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा जाता है। फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक बैटिस्ट लैमार्क ने 1809 में अपनी पुस्तक फिलोसिक जूलॉजिक में इसे प्रतिपादित किया। इन्होंने प्रमुख अवधारणाएं दी थी। वातावरण में सीधा प्रभाव, वातावरण में परिवर्तन जीवों में नई जरूरतें पैदा करता है। अंगों का प्रयोग, अनुप्रयोग, यूजेज एंड डिसयूजेज ऑफ ऑर्गन, जिस अंग का ज़्यादा प्रयोग होता है वह अधिक विकसित होती है, जिस अंग का कम प्रयोग होता है वो अवशेषी हो जाती है। अपरजीव लक्षणों की वंशगति, जीवों के जीवन काल में अर्जित किए गए परिवर्तन उसकी अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। जिराफ की गर्दन, अफ्रीका में रेगिस्तानी इलाकों में नीचे की घास खत्म होने पर ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए जिराफ अपनी गर्दन अपनी टांगों को खींचता है और जिससे लंबाई हो जाती है। सांप के पैर, झाड़ियों में रेंगने वाले बिलों में घुसने के लिए पैरों की बाधा के कारण उसका प्रयोग बंद हो गया और वे लुप्त हो गए। डार्विनवाद की बात कर रहा है, ये समझ लीजिए कि दोबारा दे रहा है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा हो रहा होगा, लेकिन आप रिवाइज करिए। ब्रिटिश प्राकृतिक चार्ल्स डार्विन 1859 में अपनी विश्व पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्राकृतिक चयन की अवधारणा के बारे में, ये आएगा पक्का। संतान उत्पत्ति, प्रचुर क्षमता यानी ओवर प्रोडक्शन, सभी जीवों में अपनी आबादी बढ़ाने की अपार क्षमता होती है। सीमित संसाधन, भोजन और आवास सीमित होने के कारण आबादी स्थिर रहती है। जीवन संघर्ष, स्ट्रगल एक्सिस्टेंस, संसाधनों के लिए जीवों के बीच संघर्ष होता है। सजातीय, अंतर्जातीय और वातावरणीय भिन्नताएं, वेरिएशन, प्रकृति में कोई भी दो जीव एक जैसा नहीं होता। डार्विन के लाभदायक भिन्नताओं पर जोर दिया। योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेशन, यह शब्द हॉर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। जो जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं वे जीवित रहते हैं, प्रजनन के कार्य करते हैं। प्रकृति, नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति उन जीवों का चयन करती है जिसके पास अनुकूल लक्षण होते हैं। डार्विन के पीछे गैलापागोस द्वीप पर अलग अलग खान पान की आदतों के कारण फिंच पक्षियों की चोंच पर आकार में बदलाव। औद्योगिक मैनरिज्म्स, इंग्लैंड में प्रदूषण के कारण सफ़ेद पतंगों की जगह काले पतंगों का अधिक जीवित होना। यहाँ पे कंपैरिजन है डार्विन का, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ विकास का आधार, अंगों और का उपयोग, अनुप्रयोग लैमार्क ने दिया था और ये डार्विन का। तो अंगों का प्रयोग, विभिन्नता की उत्पत्ति और वातावरण के प्रभाव और जीवन से आती है। जिराफ का गर्दन खींचे लंबी होना, वंशागति, अपरजीव लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं। पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक 1809। और डार्विन की बात करें, प्राकृतिक चयन और लाभदायक भिन्नता, जन्मजात होती है और आनुवंशिक होती है उत्पत्ति भिन्नता। और जिराफ की लंबी गर्दन वाले जिराफ प्राकृतिक रूप से बेहतर थे इसलिए बच गए, इन्होंने कहा था डार्विन ने। केवल वे भिन्नताएं जो जनन कोशिकाओं में होती हैं अलग अगली पीढ़ी में जाती हैं, और इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 दिया था। अब अगस्त बीजमैन की बात करें, उन्होंने जर्मप्लाज्म थियरी दिया था, है ना, थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म देकर लैमार्कवाद का खंडन किया। उन्होंने चूहे को पिच काट कर दिखाया कि अर्जित लक्षण वंशगति नहीं होते हैं। नियो डार्विनिज्म यह डार्विन के सिद्धांत के आधुनिक रूप है जिसमें आनुवंशिक, जेनेटिक और म्यूटेशन को जोड़ा गया। पैंगोजेनेसिस थियरी, डार्विन ने वंशगति के लिए पैंगोजेनेसिस का सिद्धांत दिया था जिसके बाद गलत पाया गया। नियोनिज्म को एकदम डिटेल में देखते हैं, क्योंकि डार्विन ने समझाने में असमर्थ थे कि भिन्नताएं यानी वेरिएशन कैसे उत्पन्न होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाती है। डार्विन ने इन्हीं कमियों को दूर किया, है ना, नो डार्विनिज्म ने इन्हीं पीढ़ियों को दूर किया। जैसे कि आधार, यह डार्विन के प्राकृतिक चयन यानी मेंडल के आनुवंशिक नियमों का मिश्रण है। मुख्य योगदानकर्ता वेलेस, बीजमैन और मेंडल के कार्यों के समर्थकों ने इसे विकसित किया। प्रमुख बिंदु, विकास का मुख्य कारण केवल प्राकृतिक चयन नहीं बल्कि आनुवंशिक परिवर्तन भी। केवल वही लक्षण वंशगत होते हैं जो जर्मोप्लाज्म में होते हैं, नियो डार्विनिज्म में कहा था। और सिंथेटिक थियरी
1930 और 40 के दशक स्टेबिंस और डोबाजेस्की मेयर ने जूलियन हेक्सले द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध किया है कि जैव विकास की सबसे सटीक व्याख्या क्या है। संश्लेषणात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आनुवंशिक विज्ञान यानी साइटोलॉजी, पुनर्जीवी यानी पैलियोंटोलॉजी, प्राकृतिक चयन को साथ में जोड़ती है। इसके 5 मुख्य पॉइंट्स थे। जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन, डीएनए की रासायनिक संरचना और अचानक परिवर्तन, नई एलील्स बनता है जिससे जनसंख्या की भिन्नता आती है। क्रोमोसोमल एबर्शन, गुणसूत्रों की संख्या या संरचना, डेलेशन, डुप्लीकेशन में बदलाव भी भिन्नता का कारण बनता है। आनुवंशिक, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अर्धसूत्रीय विभाजन, म्यूसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर द्वारा जीनों के नए संयोजन बनते हैं, इसी कारण भाई बहन एक जैसे नहीं होते। नेचुरल सिलेक्शन, यह केवल उन्हीं भिन्नताओं को आगे बढ़ने देते हैं जो जीव को वातावरण में सफल बनाती है। यह प्रजनन सफलता डिफरेंशिएशन प्रोडक्शन पर आधारित है। रिप्रोडक्शन आइसोलेशन, जब एक ही प्रजाति के दो भौगोलिक जेनेटिक बाधाओं के कारण आपस में प्रजनन नहीं कर पाते तो वो धीरे धीरे अलग प्रजातियां बदल लेते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक चयन के बारे में। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन, यहाँ प्राकृतिक औसतन लक्षणों और जीवों को चुनौती देती है, जैसे नवजात शिशुओं का औसतन। दिशात्मक, डायरेक्शनल, यहाँ प्राकृतिक किसी एक एक्सट्रीम लक्षण को चुनौती देती है। औद्योगिक मैनेविलिज्म, ये भी PYQ है। और विघटनकारी, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, यहाँ प्राकृतिक दोनों चरम को चुनौती देती है और लक्षणों को खारिज कर देती है, इसे ही एक प्रजाति की दो नई प्रजातियां बन जाती है। अब आप यहाँ पे देखो, आधुनिक डार्विनिज्म और आधुनिक विश्लेषण के बारे में बोल रहा है, जिसमें इकाई यानी कि इकाई क्या है, जीव इंडिविजुअल को विकास की इकाई माना जाता है और विभिन्नता का कारण अस्पष्ट नहीं था, केवल प्राकृतिक चयन पर जोर। आधुनिक संश्लेषणात्मक थ्योरी पॉपुलेशन को विकास की इकाई माना जाता है, उत्परिवर्तन रिकॉम्बिनेशन के मुख्य कारण माना, उत्परिवर्तन चयन और पृथक का मिश्रण था। जेनेटिक ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, डोबाजेस्की की प्रसिद्ध पुस्तक जिसने इस सिद्धांत की नींव रखी। स्पेसिएशन, नई प्रजाति बनने की प्रक्रिया। आइसोलेशन सबसे अनिवार्य कारक है। जीन पूल, जनसंख्या के कुल जीनों में समूह जीन पूल कहते हैं। विकास का अर्थ जीन पूल में होने वाला परिवर्तन। तुलनात्मक आकारिकी और शारीरिकी में परिणाम, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणों में से एक है जो जीव शारीरिक संरचना में समानता और भिन्नता पर आधारित है। पहला है होमोलोगस ऑर्गन, वे अंग जिनकी मूल संरचना और उत्पत्ति समान होती है लेकिन वे अलग अलग कार्य करने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। प्रकार, विकास का प्रकार, यह अपसारी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाता है। होमोलोगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाता है। मनुष्य के हाथ, चीते के पैर, बेल फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, इन सभी हड्डियों में ढांचा ह्यूमरस, रेडियल, अल्ना, कार्पस समान होता है। वोलन बेलिया के कांटों और कुकुरबिटेसा के टेंड्रिल। एनालोगस ऑर्गन, वे अंग जो कार्य में समान होते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति मूल संरचना भिन्न होती है। विषय का प्रकार, ये कोवर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए तितली और पक्षी के पंख दोनों उड़ने का काम करते हैं लेकिन संरचना अलग होती है। शकरकंद जड़ का रूपांतरण है आलू तने का। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लैपर्स, ये सब एनालॉगस ऑर्गन है। वेस्टिंजियल ऑर्गन, जीवों के शरीर में पाए जाने वाले वे अंग जो पूर्वजों में विकसित और कार्यात्मक हैं लेकिन अब उनका कोई प्रयोग नहीं होता है। मनुष्य में अक्लदार विजडम टीथ, कृमि रूप पेरिसेसिका, अपेंडिक्स, कान की मांसपेशियां, पिन्ना मस्कल्स और कॉकिक्स। पूरा जीव विज्ञान यानी पैलियोंटोलॉजी से प्रमाण। जीवाश्म यानी कि फॉसिल का अध्ययन जैव विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जीवाश्म में पुरानी चट्टानों में दबे जीवों के अवशेष हों। कनेक्टिंग लिंक क्या था, तो अगर आर्कियोपेट्रिक्स की बात करें तो ये एक सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है, इसलिए पक्षियों की तरह पंख थे लेकिन सरीसृप की तरह दांत और लंबी पूंछ थी। एम्ब्रियोलॉजी,
यानी एम्ब्रियोलॉजी के प्रमाण। अर्नेस्ट हैकेल ने बायोजेनेटिक्स लॉ दिया था। एंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी कहा जाता है। एंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी किसने कहा था? अर्नेस्ट हैकेल ने। और बायोजेनेटिक्स नेम किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। ये आता है एमसीक्यू में। इसका अर्थ है कि किसी जीव का भ्रूण विकास ऑन्टोजेनी इसके पूर्वजों के विकास इतिहास फाइलोजेनी को दोहराता है। मछली, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी के भ्रूण और प्रारंभिक अवस्था में लगभग एक जैसे दिखते हैं, जैसे सभी में ग्रसनी, क्लोम, दरारें, फेरेंजियल गिल स्लाइड पाया जाता है। नेक्स्ट है जैव रासायनिक आणविक प्रमाण क्या है? आणविक स्तर का समानता और ये सिद्ध करती है कि सभी जीवों एक ही पूर्वज से जुड़े हैं। समान उपापचय सभी जीवों में ऊर्जा की मुद्रा एटीपीएम। आनुवंशिक कोड लगभग सभी जीवों में आनुवंशिक कोड जेनेटिक कोड सार्वभौमिक यूनिवर्सल है। प्रोटीन समानता मनुष्य और चिंपांजी के हीमोग्लोबिन में अमीनो एसिड का क्रम लगभग समान होता है। जैव भौगोलिक प्रमाण यानी कि बायो जियोग्राफिकल एविडेंस पृथ्वी के अलग अलग भूतरों में जीवों का वितरण भी विकास का प्रमाण है। अनुकूलन विकिरण एडॉप्टिव रेडिएशन एक ही पूर्वज में शुरू होकर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों और आवासों में नई प्रजातियों का बनना, जैसे डार्विन का पिच गोलापागोस द्वीप, ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल जैसे कंगारू। एटाविज्म यानी पूर्वजता कभी कभी किसी जीव में ऐसे लक्षण अचानक दिखाई दे जाते हैं जो पूर्वजों में थे, जैसे बच्चों में छोटी पूंछ का होना। मिसिंग लिंक वे लुप्त जीवों में दो वर्गों के बीच संबंध बताते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स लिविंग फॉसिल वे जीव जो लाखों से बिना विशेष परिवर्तन में अस्तित्व में आए, जैसे ल्यूमलस या रास करकट। विभिन्नता की परिभाषा यानी एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच पाए जाने वाले अंतरों को विभिन्नता कहते हैं। कोई भी दो जीव समान जुड़वा बच्चों को छोड़कर पूरी तरह से एक जैसे नहीं हो सकते। अगर आप टाइप ऑफ वेरिएशन की बात करें तो इसमें विभिन्नता के कुछ प्राकृतिक वंशागत के आधार हैं, जैसे पहला है कैक बनाम जनिक भिन्नताएं, इसमें सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। ये जीवकाल के दौरान वातावरण, भोजन या अंगों के प्रयोग के कारण आती है। वे वंशागत नहीं होते, नॉन इनहेरिटेंसबल होते। उदाहरण के लिए कसरत से बनी मांसपेशियां, चोट के निशान। जर्मिनल वेरिएशन वे जनन कोशिकाएं जर्म सेल के डीएनए में परिवर्तन के कारण होती हैं। वे वंशागत होती हैं और विकास में सहायक होती हैं। सतत असतत भिन्नताएं कंटिन्यूअस विशेष डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होते हैं? ये छोटे अस्थिर परिवर्तन यानी छोटे छोटे अस्थिर परिवर्तन हैं जो एक औसत के इर्द गिर्द घूमते हैं। डार्विन ने इन्हीं पर अपना सिद्धांत आधारित किया था। उदाहरण के लिए मनुष्य की लंबाई और त्वचा का रंग। डिसकंटिन्यूअस असतत क्या होती है? ये अचानक होने वाले बड़े परिवर्तन जिन्हें म्यूटेशन भी कहते हैं। हुगो डी ब्रिज ने इस पर जोर दिया था। मनुष्य में 6 उंगलियों का होना यानी पॉलीडेक्टिल होते हैं। सोर्स ऑफ वेरिएशन की बात करें, आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार भिन्नताएं निम्नलिखित कारणों में पैदा होती हैं। पहला होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अर्धसूत्रीय विभाजन म्योसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर द्वारा जीनों की नई अदला बदली होता है, जिसमें भिन्नता का सबसे सामान्य स्रोत है। म्यूटेशन डीएनए अनुक्रम में अचानक बदलाव, यह नई एलियंस को जन्म देता है। जीन प्रवाह क्या होता है? जीन फ्लो जब एक आबादी के जीव दूसरी आबादी में जाकर प्रजनन करते हैं तो नए जीन उस आबादी में प्रवेश कर जाते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट छोटी आबादी में संयोग वंश बाई चांस जीन आवृत्ति में होने वाला परिवर्तन जीन ड्रिफ्ट बोलते हैं। जैव विकास के कुछ महत्वपूर्ण जैसे एडाप्टेशन भिन्नताएं जीवों में बदलते वातावरण जैसे तापमान, बीमारी में जीवित रहने मदद करती है। प्राकृतिक चयन का आधार यानी प्राकृतिक केवल उन्हीं भिन्नताओं को चुनती है जो लाभदायक होती हैं। स्पेसिएशन धीरे धीरे भिन्नताएं एक्युमुलेशन से नई जातियों का जन्म होता है। अस्तित्व का संघर्ष यानी भिन्नताएं ही तय करती हैं कि संघर्ष कौन जीतेगा। भिन्नताएं बनाम यानी डार्विन वी डेविरीज डार्विन का मानना था कि विकास छोटी और सतत भिन्नताएं से होती है जो एक निश्चित दिशा में होती है, डायरेक्शनल। डी व्रीज का मानना था कि विकास अचानक होने वाली बड़ी भिन्नताओं
यानी उत्परिवर्तन में होता है, यानी दिशा विहीन, रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस होता है। क्लाइंस एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में किसी लक्षण में क्रमिक उत्परिवर्तन यानी परिवर्तन में क्लाइन कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म एक ही जनसंख्या में दो या दो से अधिक भिन्नताओं का आपस में पाया जाना, इसे हम रक्त ABO कहते हैं। V=G+E किसी जीव का लक्षण, प्रारूप, फेनोटाइप और उसकी आनुवंशिक जेनेटिक वातावरण एनवायरनमेंट दोनों में परिणाम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास के प्रमुख चरण, यानी मानव विकास का प्रमुख यानी विकास 15 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। और जैसे अर्ली एसेस्टर प्रारंभिक पूर्वज कहते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो डियोपिथेकस लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व यानी मानव एप्स के समान थे, शरीर बालों का ढका था और पेड़ों पे रहते थे, डियोपिथेकस। फिर रामापिथेकस ये ड्रायोपिथेकस से समकालीन थे, लेकिन अधिक मानव जैसे दिखते थे। ये सीधे खड़े होकर चलने की दिशा पहले कदम थे। ऑस्ट्रालोपिथेकस प्रथम कपी मानव थे। कौन? प्रथम कपी मानव। ये लगभग 2 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व अफ्रीका के घास के मैदान में रहते थे। ये सीधे खड़े होकर चल सकते थे, बाइपेडल लोकोमोशन। इसकी कपाल गुहा क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 450 से 600 सीसी थी। जीवाश्म लूसी जो मिला था वो लूसी। होमोसेपियंस यानी होमोजीनस कहते हैं इसको, होमो वंश। इसमें आप देखोगे कि जो होमो हैबिलस है उन्हें औजार बनाने वाला मानव यानी हैंडीमैन कहा जाता था। इसकी कपाल क्षमता 650 से 800 सीसी थी। ये मांस नहीं खाते थे। होमो इरेक्ट्स ये लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व ये पूरी तरह सीधे खड़े होकर चलते थे। इसकी जो कपाल क्षमता थी वो 900 सीसी थी। जो आग की खोज की जावा मानव पैकिंग इसको कहे जाते हैं, होमो इरेक्ट्स को। आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज निएंडरथल मानव, इसमें आप देख सकते हो 1 मिलियन से 40 मिलियन। जो मध्य और पूर्वी एशिया में कपाल क्षमता 1400 सीसी आधुनिक मानव के लगभग बराबर थे। विशेषता क्या थी? ये मृतकों को दफनाते थे और शरीर की रक्षा के लिए खाल का प्रयोग करते थे। इसमें धर्म और संस्कृति को प्रारंभिक लक्षण देखे गए। क्रो-मैग्नन मानव ये इनमें आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज माना जाता है। इसकी कपाल क्षमता सर्वाधिक 1600 सीसी थी। ये गुफाओं में चित्रकारी करते थे। होमोसेपियंस ये आधुनिक मानव ही हैं। आधुनिक मानव की बात करें अफ्रीका में हुई थी 75,000 से 10,000 वर्ष हिमयुग के दौरान। जो विकसित मस्तिष्क भाषा का विकास, एग्रीकल्चर शुरुआत में लगभग 10,000 वर्ष। मानव विकास के दौरान मुख्य परिवर्तन भी हुए थे, जैसे कि विकास के क्रम में मानव विकास जैसे पहला था द्विपद गमन यानी बाइपेडलिज्म, 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलना। कपाल क्षमता में वृद्धि, मस्तिष्क का आकार और जटिलता बढ़ना। अंगूठे की विपरीत स्थितियाँ, ओपोसेबल थंब, वस्तुओं को मजबूती से पकड़ने की क्षमता थी। चीन का विकास ये केवल आधुनिक मानव का लक्षण, चेहरे का सीधा होना। ऑर्थोगैंथस फेस, जबड़े का बाहर की ओर निकाला होना। प्रोगैंथस धीरे धीरे कम हो। कपाल क्षमता, क्रेनियल नर्व। अगर आप देखोगे क्रेनियल नर्व की बात तो सभी प्रकार के मानव एक तरफ दिए हुआ और उनकी जो कपाल क्षमता है, क्रेनियल कैपेसिटी। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का 450 से 600 सीसी, होमो हैबिलस का 650 से 800 सीसी, होमो इरेक्ट्स का 900 सीसी, निएंडरथल्स का 1400 सीसी, क्रो-मैग्नन का 1650 सीसी, सबसे उच्चतम यही है। आधुनिक मानव का 1350 से 1450 सीसी। इथोलॉजी मानव व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। आर्थ्रोपोलॉजी मानव विकास और संस्कृति के विज्ञान को कहते हैं। आउट ऑफ अफ्रीका अफोसिसिस से सिद्धांत बताता है कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है और वहीं से पूरी दुनिया में फैल गए। संयोजन, रामापिथेकस को मानव और वानर की कड़ी जोड़ी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनके योगदान, जैसे जीन बैटिस्टन ने 1809 में लैमार्क रिज्म लक्षणों पर वंशागति दी थी।
यानी कि इन्होंने लक्षणों पर वंशगति, उनकी पुस्तक थी फिलोसफिक जूलॉजिक था। चार्ल्स डार्विन 1859 प्राकृतिक चयन का सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन, उनकी पुस्तक थी ओरिजिन स्पीसीज ऑफ जैव आधार। दूसरी थी प्राकृतिक चयन पर स्वतंत्र विचार, यानी कि उन्होंने डार्विन की दूसरी थी। तीसरी थी अल्फ्रेड रशल वेलेस ने 1858 प्राकृतिक चयन का स्वतंत्र नियंत्रण, इन्होंने डार्विन के साथ ही अपना शोध प्रस्तुत किया था। अगस्त बीजमैन ने 1892 में जर्मोप्लास्ट थियरी दिया था और इन्होंने लेमार का खंडन किया, चूहे का पूंछ का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। हुगो डी ब्रीज 1901 उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन थियरी दिया था, इन्होंने ओएंथेरल अमेरिकाना इवनिंग प्रोमोस पर कार्य किया। स्टेनली मिलर और होरोल्ड यूरो 1953 जीवन की उत्पत्ति प्रयोगशाला प्रमाण, उन्होंने प्रयोगशाला में अमीनो एसिड का निर्माण किया। AI ओपरेन और JV एल्डन 1924-1929 रासायनिक विकास का सिद्धांत, उन्होंने बताया कि जीवन सरल कार्बनिक अणुओं पर विकसित हुआ है। अर्नेस्ट हैकेल 1866 बायोजेनेटिक्स नियम ऑन्टोजेनी रिपीटेड फाइलोजेनी का नारा दिया। T डॉबझस्की 1937 आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत, उनकी पुस्तक जेनेटिक एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। G.L. स्टेबिंस 1950 आधुनिक विश्लेषण का विस्तार दिया था, उन्होंने 5 मुख्य कारकों को व्यवस्थित किया था। हर्बर्ट स्पेंसर 1864 योग्यतम की उत्तरजीविता का शब्द दिया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो डार्विन ने इसके बारे में खोजा था उसी के बारे में उन्होंने वो शब्द दिया था। लुइस पॉस्चन 1862 में जीवित यानी बायोजेनेसिस, लुइस पॉस्चन 1862 में बायोजेनेसिस शब्द दिया था और इन्होंने स्पुतनिक जनरेशन गलत सिद्ध किया। सिडनी फॉक्स 1950 माइक्रोस्फीयर्स, उन्होंने गर्म अमीनो एसिड पर प्रोटीनर्स बनाए। G.H. हॉडी और W. विनबर्ग 1908 हॉडी विनबर्ग तुलना एलील आवृत्ति को स्थिर और गणितीय नियम। मानव विकास में महत्वपूर्ण खोजों की बात करें तो रेमंडन डॉट 1924 में ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन टोंग बेबी के नाम से जाना जाता है और डोनाल्ड जोहानसन 1974 लूसी जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीसेंस का प्रसिद्ध कंकाल। E. डुब्यूज 1891 होमो इरेक्ट्स इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर खोजा गया। F.C. फुररोट 1856 निएंडरथलस मानव जर्मनी को निएंडरथलस घाटी में खोजा गया। डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 द डिसेंट ऑफ मैन 1871 में दिया। लैमार्क फिलोसफिक जूलॉजिक 1809 में। हुगो डी ब्रीज द म्यूटेशन थियरी 1901 में और जूलियन हेक्सले ने इवोल्यूशन मॉडल सिंथेटिक थियरी दिया था, सिंथेसिस 1912 में। सिद्धांत यानी हार्डी विनबर्ग की 1909 में हार्डी विनबर्ग गणितीय विज्ञान और W. विनबर्ग जर्मनी चिकित्सा के सिद्धांत के बारे में। एक बड़ी और यादृच्छिक रूप से रैंडम मेल्टिंग करने वाली, अच्छा ये शब्द आपको ना UPTCT में देखने को मिला होगा, PCT में भी देखने को मिला होगा, है ना, उसको रैंडम और मेल्टिंग कहते हैं। करने वाली जनसंख्या में जब एक विकासवादी कारक उत्परिवर्तन यानी चयन कार्य नहीं करते हैं तब तक एलील और जीनोटाइपिक की आवृत्तियाँ स्थिर नहीं रहती हैं। आनुवंशिक जेनेटिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, तो ये आपका जो हार्डी-विनबर्ग थे उन्होंने कुछ इक्वेशन दिए थे, यानी एक जीन के 2 एलील्स कैपिटल ए और स्मॉल ए, है ना। मान लीजिए कि एलील कैपिटल ए की आवृत्ति P है और मान लीजिए स्मॉल एलील जो है उसकी आवृत्ति Q है, तो चूँकि कुल आवृत्ति 1 होती है इसलिए P + Q = 1। जब इस जनसंख्या का बाइनोमियल एक्सपेंशन किया जाता है तो जीनोटाइप की आवृत्ति इस प्रकार होता है कि P + Q का होल स्क्वायर = P² + 2PQ + Q² = 1, है ना। यहाँ पे बताया गया है कि P² सम यानी होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी कैपिटल A दोनों डबल A व्यक्ति की आवृत्ति। 2PQ इसे हेट्रोजाइगस कैपिटल A स्मॉल a व्यक्तियों की आवृत्ति और Q² इसे होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल a व्यक्तियों की आवृत्ति। हार्डी-विनबर्ग संतुलन की शर्तें क्या करती हैं,
तो हर्डी-वेनबर्ग यह बताता है कि कोई उत्परिवर्तन नहीं, नो म्यूटेशन, यानी जीन में कोई नया परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रैंडम मेंटिंग, यानी जो बिना किसी विशेष पसंद के आपस में प्रजनन करे, कोई जीन प्रवाह नहीं। नो जीन फ्लो, यानी जनसंख्या के अंदर या बाहर जीवों का पलायन न होना। नेक्स्ट है विशाल जनसंख्या, यानी लार्ज पॉपुलेशन। जनसंख्या में जेनेटिक ड्राफ्ट की संभावना अधिक होती है। कोई प्राकृतिक चयन नहीं, नेचुरल सिलेक्शन नहीं। जीनोटाइप में रहने वाले प्रजनन की दर समाप्त होनी चाहिए। अब आपको बता दें कि संतुलन बिगड़ने के कारण क्या होते हैं। यदि हर्डी-वेनबर्ग के समीकरण का मान 1 विचलित होता है तो इसका अर्थ है कि विकास इवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि वे कारक जो एंजाइम को बिगाड़ते हैं, जैसे कि जीन म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्राफ्ट जिसमें सिवॉल राइट प्रभाव भी कहते हैं, और नेचुरल सिलेक्शन, यानी ये सिस्टम आता है, पूछता है, ठीक है, एमसीक्यू में। स्टेटमेंट वाला पॉइंट है भाई। विशेष अवधारणाएं क्या है? संस्थापक प्रभाव और बोल्टनिक प्रभाव, यानी कि फाउंडर इफेक्ट क्या होता है? जब एक बड़ी आबादी से कुछ सदस्य अलग होकर नई जगह बसते हैं तो इसका जो जीन पूल मूल आबादी से भिन्न हो जाता है। बोल्टनिक प्रभाव, किसी प्राकृतिक आपदा, बाढ़, आग के कारण जब आबादी का बड़ा हिस्सा मर जाता है तो बचे हुए कम सदस्यों के जीन पूरी अगली पीढ़ी में निर्धारित हो जाती है। जैसे इवोल्यूशनरी चेंजेस, हर्डी-वेनबर्ग संतुलन में विचलन ही विकास की माप है। और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, यदि PQ अप्रभावी लक्षण का मान 16% 0.16 है तो Q = 0.4 होगा, तब P = 1 - 0.4 = 0.6 होगा। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की इकाई इंडिविजुअल नहीं बल्कि पॉपुलेशन समझती है। LT ग्रेड में कॉप पूछा था ना, कॉप का नियम। चलो, कॉप के नियमों का अध्ययन करने के बाद एक ही समय बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष निकला था, जिसे कॉप का नियम कहते हैं। जैसे नियम क्या कहते हैं कि विकास की प्रक्रिया के दौरान जीवों के शरीर का आकार समय के साथ बढ़ता जाता है। कोपो का मानना था कि एक ही वंश के भीतर जो जीव बाद की पीढ़ियों में पैदा होते हैं वे पूर्वजों की तुलना में शरीर से यानी शारीरिक रूप से बड़े होते हैं। जैसे घोड़े का विकास सबसे सटीक उदाहरण है। एम्फियस एक बिल्ली के आकार का था, जबकि आधुनिक घोड़ा इक्वस काफ़ी बड़ा है ना, काफ़ी बड़ा। यही बात हाथियों और डायनासोर के विकास की बात पे जाती है। जैसे कि बोन ऑफ वॉर, यानी कि कोप का इतिहास वोथनिल चार्ल्स मार्स के साथ उनके प्रसिद्ध विवाद के लिए भी दर्ज की गई है, यानी बोन ऑफ वॉर्स। ये दोनों वैज्ञानिक नए डायनासोर के जीवाश्म खोजने की होड़ में थे। यह प्रतिस्पर्धा के चक्कर में उन्होंने 140 से अधिक डायनासोर की प्रजाति की खोज की और उसका वर्णन किया। लैमार्किज्म कहता है कि कोपो उन वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने डार्विन के समय में भी लैमार्क के विचारों का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि जीवों के भीतर एक आंतरिक विकासवादी बल होता है जो उन्हें जटिलता और बड़े आकार की ओर ले जाता है। उन्होंने माना कि वातावरण के प्रभाव में अंगों में आए बदलाव वंशागत हो सकते हैं। प्रमुख खोजें क्या हैं? अगर आप देखोगे ना तो उन्होंने उत्तरी अमेरिका में कई विलुप्त किस्म की यानी वर्टिब्रेट्स की खोज की। उन्होंने ब्रैक्ट्रेकिया उभयचरों का अध्ययन महत्वपूर्ण किया। कोप लॉ अनस्पेशलाइज्ड, कोपे ने यह भी कहा था कि विकास के दौरान वे जीव अधिक सफल होते हैं जो किसी एक विशेष कार्य के लिए बहुत अधिक स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं, क्योंकि वे बदलते पर्यावरण में बेहतर ढाल लेते हैं। फेलोजेनी क्या है? कोपे ने रीढ़ की हड्डी वाले जीवों वर्टिब्रेट्स के वंश यानी वृक्ष वंश फेलोजेनी को समझने में बहुत योगदान दिया था। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने लेके आ, जैसे देखो जैव विकास की आनुवंशिकी के प्रमुख नियम कुछ वैज्ञानिकों ने दिए थे, जैसे कि कोप का नियम, एडवर्ड, ये तो नाम है।
जो भी वैज्ञानिक ने इसको दिया था उसी का नाम आ गया। एडवर्ड रिपर कोपे ने दिया था कोप का नियम। जीवों का शारीरिक आकार समय के साथ विकास के क्रम में बढ़ जाता है, कोप ने बताया था। डोलो का नियम, लुई डोलो, विकास अपरिवर्तनीय यानी इनवर्जिबल है, लुप्त हुए अंग पुनः मूल रूप से वापस नहीं आते। ग्लोगर का नियम, गर्म मतलब कंस्टेंटिन ग्लोगर थे, इन्होंने गर्म नम जलवायु वाले क्षेत्रों के जीवों में मेलानिन अधिक गहरा होता है। बार्गमैन का नियम, क्रिश्चियन बर्गमैन, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले पक्षियों में स्तनधारियों और शरीर प्रदेश वाले तुलना में बड़ा होता है। एलेन का नियम, ये क्वेश्चन में आया था। एलेन का नियम, जोसेफ एसॉफ एलेन, ये ठंडे प्रदेशों के जीवों की बाहरी अंग जैसे कान, पूंछ, पैर छोटे होते हैं ताकि उष्मा की हानि कम हो, एलेन का नियम है। जार्डन का नियम, कम तापमान वाले पानी की मछलियों और किशोरी वर्टिब्रेट्स की अधिक संख्या में होती है। वीजमैन का सिद्धांत, केवल वे उत्परिवर्तन वंशगत होते हैं जो जनन कोशिकाओं में यानी जर्म प्लाज्म में होते हैं। बायोजेनेटिक नियम, अर्नेस्ट होकेल, ओंटोजेनी रिपीट फॉलोजेनी, भ्रूण का विकास के इतिहास को दोहराता है। ब्लेस्टन लॉ, सैमुअल ब्लेस्टन, विकास के दौरान अंगों की संख्या कम होती है और वे एक अधिक स्पेशलाइज्ड होते हैं। गॉस का नियम, दो प्रजातियों जो एक ही संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं एक साथ नहीं रह सकती हैं। आनुवंशिकी के नियम क्या कहते हैं? मेंडल। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने कहा था हेट्रोजाइगस अवस्था में केवल प्रभावी जीन ही अपना लक्षण दिखाता है। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, युग्मक बनते समय एलील्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। शुद्धता का नियम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अलग अलग लक्षणों के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, गाउस प्रिंसिपल या पारिस्थितिक इकोलॉजी विकास दोनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि प्रतिस्पर्धा कैसे नई प्रजातियों के बनने और विलुप्त होने का कारण बनती है। हॉडी-वेनबर्ग ये नियम बताता है कि अगर कोई बाहरी कारक उत्परिवर्तन ना हो तो एलियंस अस्थिर रहती है। एडॉप्टिव रेडिएशन यह नियम नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है ना, एक प्रक्रिया है। इसे ओसबॉर्न ने समझाया था। कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपका जैव विकास का। वीडियो लंबा हो गया यानी 47 मिनट का हो गया, लेकिन आप इसे पूरा पढ़िएगा क्योंकि कोई भी चीज़ शॉर्ट में नहीं होती है, सबको समय देना पड़ता है और मैंने बहुत दिया है तो मैं इसको कई बार पढ़ चुकी हूँ, लगभग 10वां बार है ये। आप भी पढ़िए इसको बहुत ज़्यादा क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाला है। जीन पूल, एक समष्टि पॉपुलेशन के सभी जीवों का कुल होगा। जीन फलो, दो अलग अलग आबादी के बीच जीन का आदान प्रदान प्रवसन के कारण जीन ड्राफ्ट क्या होते हैं? जेनेटिक ड्राफ्ट। ये छोटी आबादी, ये पूछता है क्वेश्चन, बाई चांस ऑफ जेनेटिक बदलना यानी कि जीन आकृति का बदलना, इसे सिविल राइट्स प्रभाव कहते हैं। स्पेसिएशन, ये तो आया था ना पीवाईक्यू में, आप देख सकते हो। एलोपैट्रिक सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक भौगोलिक अलगाव जैसे पहाड़ नदी के कारण, सिम्पैट्रिक एक ही क्षेत्र में रहते हुए भी प्रजनन अलग अलग यानी अलगाव के कारण होता है। अब आपको कुछ कनेक्टिंग लिंक दिए हुए हैं। विषाणु, वायरस, सजीव और निर्जीव का बीच की कड़ी है। यूग्लिना पादप और जंतुओं की एनिलिडा आर्थ्रोपोडा को पेरिपेटस कहते हैं, यह भी आपको पीसीटी में देखने को मिला था। एनिलिड्स और मोलस्का के बीच की कड़ी को नियोप्लिना कहते हैं, एनिलिड्स और मोलस्का के बीच की कड़ी को। और इकाइना प्लेटिपस प्रोटोथीरिया सरीसृप स्तनधारियों के बीच की कड़ी को कहते हैं आर्कियो सरीसृप और पक्षी। आर्कियोट्रेप्स जो होती हैं वो आपकी सरीसृप और पक्षी होती हैं। कोइनोजोइक इरा स्तनधारियों का युग, एज ऑफ ममल्स। मेसोजोइक इरा सरीसृप युग, एज ऑफ रेप्टाइल्स, इसमें जुरासिक काल का डायनासोर्स चरम पर थे। पैलियोजोइक इरा डेवोनियन काल, इसमें मछलियों का युग कहा जाता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ 4 मिलियन वर्ष, प्री कैम्ब्रियन काल। अब यहाँ पे घोड़े के बारे में दिया हुआ है, अक्सर क्रम पूछा जाता है। एपीफस, मीसोफिस, मैरीचिप्स, पैलियोफिस, इक्वस। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एसएल मिलर, इन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का अनुपात 2:1:2 रखा था। KH इजाइन, इन्होंने हाइपर साइकिल मॉडल दिया था प्रीबायोटिक इवोल्यूशन के लिए। थॉमस मेल्थस, इन्होंने जनसंख्या पे निबंध लिखा था, है ना। कुछ इम्पोर्टेंट MCQ भी हैं, जैसे जैव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यानी अपसारी विकास यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जिसे एनालॉगस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो भाई
आप पहले ही गलत हो गया, डाइवर्जेंट नहीं होता, वो कोवर्जेंट होता है एनालॉगस के साथ। डाइवर्जेंट तो होमोलॉगस के साथ होता है। बोगनवेलिया के कांटे और कुकुरबिटा के टेंड्रिल होमोलॉगस हैं, उदाहरण है। और कोवर्जेंट जो अभिसारी विकास साझा करता है कॉमन एंसेस्टर को। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा तो ये भी आपका गलत है, मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही क्या है? बोगनवेलिया के कांटे और के टेंड्रिल होमोलॉगस होते हैं। दिस इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन है, हडीपिन-बार इक्विलिब्रियम केवल एक बड़ी और यादृच्छिक रूप से रैंडम मीटिंग करने वाली पॉपुलेशन को ही बनी रह सकती है। छोटी समष्टियों, आंसो जेनेटिक ड्रिफ्ट, सीवाल राइट्स प्रभाव के कारण एलिस आवृत्ति में अचानक बदलाव होने की संभावना अधिक होती है, यानी कि आर्य दोनों सही है, ए सही है। ये मैचिंग करने के लिए बोला है, तो आपको मैचिंग करना है। तो अभी हमने जर्म प्लास पढ़ा था, जर्म प्लास किसने दिया था? विजमैन ने दिया था, है ना। और साल्टेशन किसने दिया था? हुगो डी व्रीज ने दिया था। कोपे का नियम किसने दिया था? कोपे ने दिया था, एडवर्ड क्रिंकर कोपे ने। ठंडे क्षेत्र में जीवों के अंग छोटे होते हैं, एलन ने बोला था। जीवाश्म क्रम बताना है, तो जुरासिक काल में डायनासोर चरम सीमा पे था, ये गलत है। इनकरेक्ट बताना था, अशुद्ध। डेवोनियन काल में मछलियों का वर्ग होता है। क्रिस्टेशियन जुरासिक जो होता है वो सही बताना है, तो डायनासोर के चरम में था, ये सही है। क्रिस्टेशियन काल में डायनासोर की उत्पत्ति, ये गलत है। और सीनोजोइक जो था स्तनधारियों का युग है, यानी ये सही है। सी गलत है क्योंकि सी है शुद्ध। JVL हेल्डेन ने आदिम समुद्र के जल को तप्त सूप कहा था, तो यही सही है, यही तो कहा था। डार्विन के अनुसार जिराफों की गर्दन की लंबाई में अंतर उसके पूर्वजों से पहले मौजूद आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण था, ये भी सही है। लैमार्क का मानना था कि अंगों के निरंतर उपयोग अनुप्रयोग के कारण जीवों में अपने जीवन काल के लक्षण परिचित होते हैं, तो ये दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे डार्विन बोला गया है और यहाँ लैमार्क, दोनों तो अलग अलग है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि दोनों सही है, पर आर्य की सही व्याख्या नहीं है। अब देखो यहाँ पे होमोलॉगस जो होते हैं वेल के स्लीपर और चीते के पैर होते हैं। एनालॉगस आपके होते हैं आलू के शकरकंद, वेजाइटल अपेंडिक्स होते हैं, तो सी का 2 ही होगा। और कनेक्टिंग लिंक की बात करें तो पेरिपेटस। आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ये किस इकाई की है? तो एक समष्टि आबादी पॉपुलेशन का है ना।